जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, सफलता उसके कदमों में होती है। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 भारत की केंद्र सरकार को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के नियंत्रण और विकास का अधिकार देता है। ये रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्पादन, उपयोग और सुरक्षा को नियंत्रित करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अनुसंधान व बिजली उत्पादन को बढ़ावा देता है। न्यूक्लियर क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। न्यूक्लियर क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ितों को जल्दी मुआवजा देने के लिए बनाया गया है। ये जिम्मेदारी संयंत्र के संचालक पर तय करता है और सीमित रूप से आपूर्तिकर्ता से वसूली की अनुमति देता है। ये अधिनियम दावा आयोग और मुआवजा सीमा तय करता है। भारत सरकार परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर की जवाबदेही को सीमित करना है, जो कि एक विवादास्पद प्रावधान है। इस धारा के कारण विदेशी और घरेलू निवेश रुका हुआ था। संशोधन से रुके हुए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रबर फसल की भौतिक स्थिति की बात करते हैं। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। इसमें ये उगती है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वर्षा साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक होती है। गहरी उपजाऊ और जल निकासी वाली दोमट मिट्टी पसंद करती है। हल्की ढलान वाली जमीन उपयुक्त रहती है। पाला और लंबे सूखे मौसम सहन नहीं कर सकती। ज्यादातर तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल भारत के कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा देता है, जो अक्सर देश के कुल उत्पादन का लगभग 70% से 75% होता है। टॉप 3 नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स नेशंस की अगर हम बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम हैं, जो सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करते हैं। चाबहार बंदरगाह। अमेरिका ने भारत को ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट दे दी है। ये एक कूटनीतिक जीत है, जिससे नई दिल्ली पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण इस बंदरगाह का विकास जारी रख सकेगी। मैप पर इस जगह को लोकेट करें ताकि मैप में आपकी समझ बढ़ेगी। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का तीसरा चीता निवास बनाया जाएगा। ये कूनो और गांधी सागर के बाद तीसरा चीता स्थल होगा। संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यहां नामीबिया, अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। इस विस्तार के लिए अभयारण्य को तैयार किया जा रहा है। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को आप एटलस में लोकेट करें, मानचित्र पर। 53वां मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्वारा जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वो 24 नवंबर 2025 को कार्यभार संभालेंगे। वो मुख्य न्यायाधीश BR गवई का स्थान लेंगे और लगभग 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। परस्पर कानूनी सहायता संधि। ये 2 या अधिक देशों के बीच एक समझौता है, जिसमें वे अपराधों की जांच, सबूत जुटाने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये आतंकवाद, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में सहायता करता है।
हाल की पारस्परिक कानूनी सहायता संधि से जुड़ी खबर में भारत ने 2008 मुंबई आतंकी हमलों के मामले में आरोपी तहव्वुर राणा से संबंधित नई जानकारी के लिए अमेरिका से अनुरोध किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने सिंगापुर के साथ भी एक MLAT का उपयोग एक गायक की मृत्यु की जांच में सहायता के लिए किया था। एक्सरसाइज त्रिशूल नामक एक बड़ी तीनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर 2025 को भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से सटे गुजरात और राजस्थान में शुरू हुई। ये अभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। इसमें 20,000 से अधिक सैनिक, राफेल लड़ाकू विमान और युद्धपोत शामिल हैं। इसका उद्देश्य जमीन, समुद्र और आकाश में संयुक्त तैयारी और तालमेल की जांच करना है, खासकर संवेदनशील सरक्रीक क्षेत्र के पास। शोम्पेन जनजाति ये भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के घने वर्षावनों में निवास करते हैं। ये अर्ध खानाबदोश शिकारी संग्राहक हैं जो वन संसाधनों पर निर्भर हैं। ये बाहरी लोगों से संपर्क बहुत कम रखते हुए अत्यधिक अलग थलग जीवन जीते हैं। क्लैंप पोर्टल भारत के कोयला मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2025 को क्लैंप पोर्टल यानी कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन और भुगतान लॉन्च किया है। ये पोर्टल भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक डिजिटल समाधान है। कुआलालंपुर घोषणा पत्र 20वें ईस्ट एशिया समिट में अपनाया गया कुआलालंपुर घोषणा पत्र क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को दोहराता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और आसियान की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है। अमेज़न फेस ब्राजील के वर्षावन में एक जलवायु टाइम मशीन प्रयोग है। ये भविष्य की वायुमंडलीय स्थितियों का अनुकरण करने और COP30 के लिए अमेज़न के अनुकूलन का अध्ययन करने हेतु कैनोपी में CO2 पंप कर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को सुरक्षा देता है। उन्हें उस अधिकारी से छोटे अधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद कम नहीं किया जा सकता जिसने उन्हें नियुक्त किया था। उन्हें सुनवाई का उचित मौका मिलना सुनिश्चित होता है। दोस्तों, इन जगहों को आप भारत के मानचित्र पर लोकेट करें, एटलस में इसकी प्रैक्टिस करें ताकि मानचित्र की समझ आपकी बढ़ सकेगी। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दूं कि जो कमेंट सेक्शन है वहां पर हम ये PDF फाइल डालते हैं, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे।